कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद हाई वोल्टेज ड्रामे से। हमारा हीरो ह्यून वू अपनी पत्नी हेन के सामने घुटनों पर बैठा है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो ऐसे जता रहा है जैसे हेन की जानलेवा बीमारी की खबर सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया हो। वो बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उससे बेहद प्यार करता है और उसकी फिक्र में मरा जा रहा है, लेकिन हेन कोई आम लड़की नहीं है। वो एक बेहद शातिर और ठंडी बिजनेस वुमन है। वो ह्यून वू की आंखों में देखती है जहाँ फिक्र से ज्यादा एक अजीब सा डर और चालाकी छिपी है। हेन को उसके इस अचानक बदले बर्ताव पर गहरा शक होता है। वो एक सर्द मुस्कान के साथ ह्यून वू से कहती है, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो क्या मेरे मरने पर तुम भी मेरे साथ जान दे दोगे? ये सुनते ही ह्यून वू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका गला सूख जाता है और वो तुरंत बात को पलटने की कोशिश करने लगता है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें इस कड़वाहट की असली वजह पता चलती है। कुछ समय पहले हेन को डॉक्टर का फोन आया था। वो घबराई हुई थी और उसने ह्यून वू से साथ चलने को कहा था, लेकिन ह्यून वू ने बिना उसकी तरफ देखे बेहद बेरुखी से मना कर दिया और उसे अकेला छोड़कर चला गया। हेन अकेले ही अस्पताल पहुंचती है जहां अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगती है। उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, मानो वक्त अपनी जगह पर थम गया हो। जब उसे होश आता है तो वो खुद को डॉक्टर के केबिन में पाती है। वहां जो सच उसके सामने आता है वो किसी बुरे सपने जैसा था। डॉक्टर उसे बताता है कि उसके दिमाग में एक बेहद दुर्लभ ट्यूमर है जिसका इलाज न तो सर्जरी से मुमकिन है और न ही किसी दवा से। इस बीमारी की वजह से उसे भयानक सिरदर्द, मति भ्रम और याददाश्त जाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वो अक्सर घंटों तक एक ही जगह खोई रहेगी और उसे वक्त का अंदाजा भी नहीं रहेगा। वापस वर्तमान में हे इन अपने आलीशान कमरे में बैठी इस भयानक सच को याद कर रही है। अचानक उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखते हुए कहती है कि यह सरासर नाइंसाफी है। उसने जिंदगी में कभी सोडा नहीं पिया, कभी जंक फूड को हाथ नहीं लगाया, फिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ह्यून वू उसे शांत करने का नाटक करता है और सुझाव देता है कि उन्हें एक बार फिर किसी दूसरे डॉक्टर से इस डायग्नोसिस की पुष्टि करानी चाहिए। लेकिन असल में ह्यून वू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उस रात ह्यून वू अपने कमरे में इतनी सुकून की नींद सोता है कि अगली सुबह उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वो दबे पांव हे इन के कमरे में जाता है। बिस्तर पर उसे बिल्कुल शांत देखकर एक पल के लिए ह्यून वू को लगता है कि शायद उसका काम आसान हो गया और हे इन मर चुकी है। लेकिन तभी हे इन की आंखें खुल जाती हैं। वो ह्यून वू के चमकते हुए चेहरे को देखती है और तंज कसते हुए कहती है, लगता है मेरी मौत की खबर सुनकर तुम्हारा चेहरा कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा है। ह्यून वू सकपका जाता है। दोनों दोबारा अस्पताल के लिए निकलते हैं और इसी रास्ते में हमें पता चलता है कि हे इनके अपने ही परिवार के साथ रिश्ते कितने खोखले और कड़वे हैं। वो अपनी इस बीमारी को अपने घर वालों से हर हाल में छिपाना चाहती है क्योंकि उसे डर है कि अगर उन्हें पता चला तो वो उसके मरने का इंतजार करने के बजाय अभी से उसकी दौलत और प्रॉपर्टी को आपस में बांटने के लिए चील कौवों की तरह टूट पड़ेंगे। अस्पताल की उन ठंडी और बेजान दीवारों के पीछे हे इनकी किस्मत पर आखिरी मुहर लग चुकी थी। दोबारा हुए टेस्ट्स ने भी वही कड़वा सच दोहराया। चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन यहाँ सबसे अजीब और चौंकाने वाला रिएक्शन ह्यून वू का था। वो डॉक्टर से बड़े ही मासूम चेहरे के साथ चमत्कार होने की संभावना पूछ रहा था। सुनने वाले को लग रहा था कि वो अपनी पत्नी की लंबी उम्र की दुआ मांग रहा है, लेकिन ह्यून वू के दिमाग में कैलकुलेशन कुछ और ही चल रहा था। वो असल में यह पक्का कर रहा था कि कहीं कोई 1% चांस भी तो नहीं है कि हेन बच जाए, क्योंकि अगर वो बच गई तो ह्यून वू का ये प्यार का नाटक उसके गले की फांस बन जाएगा। डॉक्टर का ना कहना ह्यून वू के लिए किसी लॉटरी लगने जैसा था। उधर हे इनके परिवार यानी हॉन्ग फैमिली के आलीशान महल में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। हे इनका भाई सू चेओल अपने दादा हॉन्ग मांडे के सामने थर थर कांप रहा था। वजह थी 8 बिलियन का कॉर्पोरेट टैक्स जो उसकी लापरवाही की वजह से कंपनी को ज्यादा भरना पड़ा था, और इस गलती को पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा स्मार्ट वकील ह्यून वू ही था। दादाजी का गुस्सा बिजली की तरह सू चेओल पर गिरता है और बेचारा इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि उसे वहीं पैनिक अटैक आ जाता है। जब हेन की माँ को यह पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाती हैं। वो ह्यून वू पर बरस पड़ती हैं कि उसने इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बनाया जिससे उनके बेटे की हालत बिगड़ गई। यहाँ हमें साफ दिखता है कि इस घर में ह्यून वू की हैसियत एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है और उसके ससुराल वाले उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन ह्यून वू अब और सहने के मूड में नहीं था। वो अपनी घुटन भरी जिंदगी से आजादी का जश्न मनाने के लिए अपने इकलौते भरोसेमंद दोस्त और वकील किम यांग की से मिलता है। पहले तो वो एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेकिन बात इतनी ज्यादा सीक्रेट थी कि उन्हें एक सुनसान और अंधेरे इलाके में जाना पड़ता है। ह्यून वू जब यांग को बताता है कि हे इनके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं तो यांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहले तो दोनों इस बात पर खुशी मनाते हैं कि ह्यून वू को अब तलाक के लंबे और गंदे ट्रायल से नहीं गुजरना पड़ेगा। वो बिना किसी दाग के इस नरक जैसे परिवार से आजाद हो जाएगा। तभी यांग की ह्यून वू के दिमाग में एक बेहद खतरनाक और लालच से भरा आइडिया डालता है। वो कहता है, सिर्फ आजाद क्यों होना, इन 3 महीनों में हेन का इतना प्यार जीतो कि वो अपनी वसीयत में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिख दे। यांग
की उसे समझाता है कि ये 3 महीने उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। वो एक गुलाम की तरह इस घर से बाहर नहीं बल्कि एक अरबपति बनकर निकल सकता है। ह्यूनवू को पहले तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। अब शुरू होने वाला था फेक लव का वो खतरनाक खेल जिसका अंजाम कोई नहीं जानता था। अगले ही दिन ह्यूनवू अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए हे इन के सामने खड़ा था। ये उनकी तीसरी एनिवर्सरी थी। हे इन, जो हमेशा ह्यूनवू को शक की निगाह से देखती थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका पत्थर दिलपति अचानक इतना रोमांटिक कैसे हो गया। ह्यूनवू का यह बदला हुआ रूप धीरे धीरे पूरे कॉर्पोरेट जगत में अफवाहों का बाजार गर्म करने लगा था। जो लोग कल तक उनके तलाक के कयास लगा रहे थे, वो अब ह्यूनवू को हे इन की इतनी परवाह करते देख हैरान थे। लेकिन हॉन्ग फैमिली के भीतर की नफरत इतनी आसानी से ठंडी होने वाली नहीं थी। उसी रात खानदान के डिनर टेबल पर हे इन और उसकी माँ के बीच एक बार फिर तीखी बहस छिड़ जाती है। उसकी माँ ने हे इन पर एक नया कानूनी केस ठोक दिया था, जिसमें उस जमीन के मुआवजे की मांग की गई थी जहां हे इन ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट खड़ा किया था। ये साफ तौर पर सूचोल के पैनिक अटैक का बदला था। हे इन अपनी माँ की इस घटिया चाल से इतनी तंग आ जाती है कि वो बीच में ही खाना छोड़कर उठ खड़ी होती है। ह्यूनवू भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। वापस लौटते हुए हे इन खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाती है कि इस दुनिया में हर कोई उसका दुश्मन है, लेकिन सबसे ज्यादा संदिग्ध और खतरनाक उसे ह्यूनवू ही लगता है। ह्यूनवू का दिल एक पल के लिए बैठ जाता है। उसे लगता है कि कहीं उसका खेल पकड़ा तो नहीं गया। तभी इस सन की परिवार में एक नया ड्रामा एंट्री मारता है। हे इन की बुआ बियोमजा, जिनका पागलपन हमेशा 7वें आसमान पर रहता है, अपने पूर्व पति की शादी में बिना बुलाए पहुंच जाती है। वहां वो ऐसा कोहराम मचाती हैं कि दूल्हा दुल्हन को लहूलुहान कर देती है। ह्यूनवू एक वकील होने के नाते तुरंत मौके पर पहुंचता है और उन्हें घसीटकर बाहर लाता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि वो अभी प्रोबेशन पर हैं और जेल की सलाखों के पीछे जा सकती हैं। बियोमजा गुस्से में पैर पटकती हैं, लेकिन घर लौटकर जब वो अपने पिता यानी चेयरमैन से मिलती है तो उनके चेहरे का दर्द साफ दिखता है। बियोमजा अपने पिता से बेहद प्यार करती हैं, इसीलिए उन्हें डर है कि चेयरमैन की नई गर्लफ्रेंड मोह सियोल ही उन्हें धोखा दे रही है, और उनका यह शक बिल्कुल सही था। अगले ही पल हम सियोल ही को चेयरमैन के साथ एक गेम खेलते हुए देखते हैं, जहां वो बेहद शातिर तरीके से चेयरमैन को हरा देती है और बदले में एक ऐसा फेवर मांगती है जो आगे चलकर इस पूरे साम्राज्य को हिलाकर रखने वाला था। कहानी एक और रहस्यमयी मोड़ लेती है जब हे इन के माता पिता रात के सन्नाटे में टहल रहे होते हैं। उनकी बातों से एक बेहद गहरा और दर्दनाक राज सामने आता है। हे इन का अतीत उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। अतीत में उसके एक भाई या बहन की मौत हो चुकी है और उसकी माँ आज भी उस हादसे के लिए हे इन को ही जिम्मेदार मानती है। यही वजह है कि एक माँ अपनी ही सगी बेटी से इतनी नफरत करती है। उधर ह्यूनवू अपने कमरे के बंद दरवाजे के पीछे इंटरनेट पर पागलों की तरह रिसर्च कर रहा था। वो ढूंढ रहा था कि दुनिया में दुर्लभ बीमारियों से ठीक होने वाले चमत्कारों का क्या आंकड़ा है। वो उम्मीद कर रहा था कि यह संख्या 0 के बराबर हो, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर रिजल्ट आता है, ह्यूनवू का चेहरा उतर जाता है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग थे जो मौत के मुंह से वापस आ गए थे। ह्यूनवू अभी अपनी इस निराशा में डूबा ही था कि अचानक हे इन कमरे में दाखिल होती है। वो ह्यूनवू को लैपटॉप पर सोता हुआ देखती है और स्क्रीन पर खुली रिसर्च को पढ़ लेती है। हे इन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि ह्यूनवू पागलों की तरह उसे बचाने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो ह्यूनवू को जगाती है और एक बेहद भावुक पर मजाकिया अंदाज में कहती है, चूंकि इस दुनिया में कम से कम तुम तो चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं, इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जीकर दिखाऊंगी। ह्यूनवू का अपना ही दांव उस पर उल्टा पड़ चुका था और उसका चेहरा देखने लायक था। इसी बीच बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा धमाका होने वाला था। हे इन अपनी कंपनी के लिए दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड हर्सिना को अपने स्टोर में लाना चाहती थी। वो एक पार्टी में पहुंचती है जहां उसकी कट्टर दुश्मन और बिजनेस राइवल उसे ताना मारती है कि वो यहाँ अकेली आई है, जबकि हर्सिना का मालिक सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करता है जिनके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं। हेन घबराकर ह्यूनवू को फोन लगाती है, लेकिन ह्यूनवू कोर्ट रूम में एक बड़े ट्रायल में फंसा हुआ था। हेन खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस करने ही वाली होती है कि तभी वहां एक नए शख्स की एंट्री होती है, यून सियोंग, जो कभी हेन का बॉयफ्रेंड हुआ करता था और आज की तारीख में एक वॉल स्ट्रीट टाइकून और हर्सिना के मालिक का सबसे करीबी दोस्त बन चुका था। यून सियोंग की अचानक एंट्री ने पार्टी का पूरा माहौल बदल दिया था। हेन अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने इस पुराने रिश्ते का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और दोबारा उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। ठीक उसी वक्त एन मौके पर ह्यूनवू वहां पहुंच जाता है। ह्यूनवू को साथ देखकर हे इन को एक बड़ी राहत मिलती है और वो हर्सिना के मालिक से मिलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब हे इन कुछ देर के लिए वहां से हटती है। ह्यूनवू और यून सियोंग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच की हवा में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है। यून सियोंग ह्यूनवू की आंखों में देखता है और एक तीखा तंज कसते हुए कहता है, तुम दोनों का रिश्ता बाहर से चाहे जैसा दिखे, लेकिन अंदर से यह बुझ चुकी मोमबत्ती की तरह है। ह्यूनवू अंदर तक हिल जाता है।